हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एक्चुअली क्या है कि केमिस्ट्री का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, टूथब्रश लेते हैं, वो भी केमिकल से बने होते हैं। ठीक है, बकेट दैट इज पॉलीथीन। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन वो भी केमिकल से बना होता है। ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं कई जगह पर। टर्मरिक यूज़ होता है, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट, वो भी केमिकल है। ठीक है, तो फूड में इसका अच्छा खासा यूज़ है। तो हर लाइफ के हर पार्ट से केमिकल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, टेल्कम पाउडर हम यूज़ करते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मैं आपको बता दूं कि टेल्कम पाउडर का नहीं, मतलब केमिकल्स का लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लगा है। ठीक है, ये बात है। बहुत क्या है कि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग जरूर ये टॉपिक लगेगा, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। लेकिन देखो, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँ कि जो इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें सबसे पहले है मेडिसिन या ड्रग्स, इसके बाद में है केमिकल्स विच आर यूज्ड इन फूड, और उसके बाद में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में इस टॉपिक को हमको पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट जो है दैट इज ड्रग या मेडिसिन। एक्चुअली ड्रग क्या होते हैं? दे आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, लो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 100 to 150 AMU, which interact with मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो बॉडी में कई सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा भी था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कई तरीके के होते हैं। So they interact with macromolecules and produce a biological response. अब ये जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये थेरेपी के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे सर दर्द हो रहा है, ठीक है, पेन किलिंग एक्शन, एसिडिटी बढ़ी हुई है, एसिडिटी को स्टमक में कम करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, तो जब ये थेरेपी के लिए यूज होता है, then these drugs are known as medicines. ठीक है, so when biological response is used for therapy, then the drugs are known as medicines. Drugs are known as medicines. ठीक है, सो जब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी थेरेपी के लिए, देन दे आर नॉन एज मेडिसिन्स। एंड व्हेन दीज केमिकल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है, देन इट इज नॉन एज कीमोथेरेपी। सो व्हाट इज कीमोथेरेपी? केमिकल्स के बेसिस पर, ठीक है, केमिकल्स यूज करके डिजीज को या इम्बैलेंस को या डेफिशिएंसी को क्योर करना, ठीक है, दैट इज नॉन एज कीमोथेरेपी। तो जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपने को बताया कि भाई हमें सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी बढ़ी हुई या कोई और प्रॉब्लम है, मतलब फीवर आ रहा है, तो वो कुछ केमिकल्स लिख देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। वो मेडिसिन हम ड्रग स्टोर पे या मेडिसिन स्टोर पे जाकर के ले सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। बट अगर मान लीजिए कि ये ड्रग्स एक्सेसिव या जितनी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी से ज़्यादा लिया जाए या ज़्यादा बॉडी में कंज्यूम किया जाए, तो दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक ए पॉइजन। ठीक है, व्हेन ड्रग्स आर यूज्ड above the level prescribed,
दे आर पॉइजन टू द बॉडी, तो बॉडी के लिए पॉइजनस हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना लिमिट है, जितना प्रिस्क्राइब किया हुआ उतना ही, ठीक है, ये लिया जाए तब दैट इज कीमोथेरेपी एंड दे आर नॉन एज मेडिसिन्स। बट एक्सेसिव अगर फॉर्म में लिया जाए तो दे आर नॉट मेडिसिन्स, दे कैन ऑल्सो बिहेव लाइक पॉइजन, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, जो मेडिसिन्स या ड्रग्स हैं दे कैन बी क्लासिफाइड on the basis of various factors, classification of drugs. So drugs can be classified on the basis of the effect जो ये प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, ठीक है। इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। सो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग रोल होता है। कुछ ड्रग्स होते हैं पेन किलर्स, पेन किलिंग एक्शन होता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो बॉडी के अंदर माइक्रोबियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल, तो सबका अलग अलग क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एसिडिटी इन स्टमक। तो ये प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, बेसिकली क्या आपका प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, chemical structure. So we can also classify drugs. So जिनका chemical structure सेम होता है उनका इफेक्ट भी सेम होता है। जैसे सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड जो है, सारे तरीके के सल्फोनामाइड का जो केमिकल रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर वो सेम होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑल्सो ड्रग्स आर क्लासिफाइड। ऑल्सो दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, किस पर टारगेट करते हैं उस पर भी ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। टारगेट मॉलिक्यूल्स, तो जैसे हिस्टामिन्स होते हैं जो बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, ठीक है, दे कॉज इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए, ठीक है, क्या दिए जाते हैं, एंटी हिस्टामिन्स। सो दे आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स, एंटी हिस्टामिन्स, which are used to cure the increase in the histamines in the body। जैसे कई बार क्या होता है, बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल पूरी स्किन पर हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एविल दी जाती है। तो एंटी हिस्टामिन होते हैं ये, ठीक है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। इसको हम मतलब ड्रग एक्शन भी कह सकते हैं कि भाई ड्रग का एक्शन क्या है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो, जैसे मान लो कहीं बॉडी के अंदर कहीं ऑपरेशन होना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर जो फील है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है, एनेस्थीसिया देने के काम में आते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, तो इन पर क्या करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं। एंड दैट इज द फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन क्लासिफाई ड्रग्स इनटू 4 टाइप्स। ये एक एक बार आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर इसमें देखना है, मतलब ये बहुत सिंपल सी बातें हैं लेकिन एक एक बार आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है।
अब जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स किस तरीके से हम मेडिसिन को क्लासीफाई करते हैं, इसके बारे में बात की। इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स होते हैं ड्रग के, एक होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स आप जानते हो एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली जो बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स क्या होते हैं, दे कैटलाइज रिएक्शंस taking place in human body या in living system, in a living system। ठीक है, तो अब जैसे बॉडी के अंदर जो है लाखों रिएक्शंस एक साथ चलती रहती हैं और इसको कैटलाइज करने का काम एंजाइम करते हैं। बट कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो फिर हम उन एंजाइम्स को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। ठीक है, और वो काम कौन करता है, ड्रग करती है। अब एंजाइम की जो एक्शन है वो किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। एंजाइम जो है अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। मान लो ये एंजाइम है, तो मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो होते हैं अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को एंटरटेन करते हैं। और मान लो कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम से आकर के गया, अब ये कैटलाइज करेगा, इसको कैटलाइज कैसे करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, एंजाइम पर ये जाकर के सबस्ट्रेट चिपक जाता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट यहां आके चिपक गया। अब एंजाइम का काम है कि एक तो इसको एरिया दे रहा है चिपकने के लिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए स्पेस दे रहा है, और दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम प्रोवाइड्स बॉन्डिंग सरफेस टू सबस्ट्रेट, बॉन्डिंग सरफेस टू सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट जो है इससे जुड़ा रहता है बाय सम केमिकल फोर्सेस। ठीक है, और ये केमिकल फोर्सेस जो होते हैं ये होते हैं एज बॉन्डिंग और आयन डाइपोल अट्रैक्शन एक्सेट्रा। और दूसरा ये क्या करता है, दे प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, दे प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। तो फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, ये एक्शन जो कैटालिटिक एक्शन है ये फास्ट हो जाती है। अब क्या होगा कि मान लो कि हम ऐसा सबस्ट्रेट कोई बॉडी के अंदर आ गया जिसको जो एंजाइम्स हैं वो कैटलाइज कर रहे हैं और उसके क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है और बहुत फास्ट केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हमें इस एंजाइम की जो एक्शन है इसको सप्रेस करना पड़ेगा ताकि सबस्ट्रेट यहाँ आकर के चिपके नहीं, और जो ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या मान लीजिए एसिडिटी बढ़ रही है स्टमक के अंदर, तो वो ना हो। तो जो मेडिसिन्स क्या करती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक तो वो होती हैं जो कॉम्पिटिटर ड्रग होती हैं, कॉम्पिटिटर ड्रग। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ एंजाइम है, तो ये एंजाइम तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ही, और ये जो पार्टिकल है जो सबस्ट्रेट है ये इससे आकर के और बॉन्डिंग करने वाला है। लेकिन हमारी जो ड्रग है, मेडिसिन है, उसका भी शेप कुछ ऐसा ही होता है, और ड्रग जाकर के ठीक है इस साइट को बाइंड कर लेती है, और ऐसा होने पर अब सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं मिल पाती। अब सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलती तो सबस्ट्रेट धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, डीके हो जाता है और बॉडी से बाहर चला जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ठीक है, तो ये ड्रग क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर ड्रग होते हैं। ठीक है, कॉम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। लेकिन कई बार क्या होता है, इन सबस्ट्रेट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी मेडिसिन या ड्रग बॉडी के अंदर हम अलाउ नहीं कर सकते, मतलब हम क्या, मतलब साइंस अलाउ नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में कुछ ऐसे सबस्ट्रेट्स भी कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो एंजाइम को, तो मान लो कि ये ड्रग है, ये ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन से जाकर के हिट करते हैं, और इन बैकवर्ड डायरेक्शन से जाकर के हिट करते हैं, तो इनको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट्स। क्या कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट्स।
उल्टी साइड से जाकर के हीट करते हैं, और उल्टी साइड से जाकर के हीट करते हैं तो इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, और अब जो सबस्ट्रेट है वो फिर यहां पर आ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जगह अब उसके लिए सेट है नहीं, यहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव ड्रग नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है इन ड्रग्स के साथ कि ये एंजाइम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये किसी काम का नहीं है एंजाइम। ठीक है, अब ये एंजाइम बॉडी में से बाहर जाएगा और फिर क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में नए एंजाइम्स बॉडी खुद डेवलप करेगी, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं तो बॉडी प्रोटीन्स बनाती है, और फिर उसके बाद में ये रीयूज हो पाएगा, मतलब नए एंजाइम्स फिर बॉडी की फंक्शनिंग में यूजफुल हो पाएंगे। सो दीज आर कॉम्पिटिटर ड्रग्स and these are not competitor drugs. They hit on the allosteric sites and they destroy the shape of the enzyme and which are no longer useful for the substrate. ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो बेटर तो कॉम्पिटिटर ड्रग ही होते हैं, क्योंकि कम से कम इससे एंजाइम डिस्ट्रॉय तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे एलोस्टेरिक साइट्स पर हिट करने वाले, ठीक है, मेडिसिन या ड्रग्स भी यूजफुल होते हैं। एक बार आप इसको एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ये है कि जो ड्रग्स होते हैं वो रिसेप्टर्स पर अटैक करने वाले। ठीक है, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। तो बॉडी में क्या है, सेंसेशन जो होता है वो होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई सेल है, तो उस सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और इनका एक अच्छा खासा भाग सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा होता है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर्स का जो शेप होता है कुछ ऐसा रहता है, और बॉडी के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है केमिकल मैसेंजर्स। अब केमिकल मैसेंजर्स का काम होता है बॉडी के अंदर कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, इसका मैसेज इस रिसेप्टर को देना। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर के साथ में टकराते हैं, जो केमिकल मैसेंजर से रिसेप्टर के साथ टकराते हैं और एक मैसेज प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर एक रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, और ये रिस्पांस न्यूरॉन से न्यूरॉन ट्रांसफर होता है और धीरे धीरे ये मसल्स और ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये भी एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। इनका कुछ पार्ट सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है, सेल है तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ होता है, कुछ इस तरीके के शेप्स होते हैं, और केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं, इस पर टकरा करके एक रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि समझ में आता है कि ये टकराया है। केमिकल मैसेंजर अच्छा या बुरा मैसेज, वहाँ पर कोई चोट लगी है तो बुरा मैसेज, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो एक अच्छा मैसेज, फील गुड वाला मैसेज भी भेजते हैं, और न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होकर के मसल्स और मसल्स से ब्रेन तक पहुंचता है। अब अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ, मान लीजिए कोई कट या वुंड हो गया है और उसको ऑपरेट करना है। अब ऑपरेट करेंगे तो एक बैड मैसेज क्या होगा, रिसेप्टर तक पहुंचेगा, और इससे क्या होगा कि जो माइंड है उस पर बैड सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, इसको पेन सिग्नल्स भी हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन केमिकल मैसेंजर्स को रोकना पड़ेगा, भैया रिसेप्टर तक मत जा, भाई गड़बड़ तो हो ही रही है, लेकिन रिसेप्टर मतलब मैसेंजर है जो उसको रोकना पड़ेगा कि यार ये खराब मैसेज है, ये ब्रेन तक मत पहुंचा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, घबराहट हो जाएगी, ठीक है, अनईजीनेस हो जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ड्रग या मेडिसिन यूज किया जाता है, और ये जो ड्रग्स या मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, अगर ये मेडिसिन है या ड्रग है तो ये क्या होगा, ये गुड मैसेज यहाँ पर भेजेगा। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर कट है, वुंड है, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये ड्रग क्या अच्छा मैसेज भेजेगा कि भाई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब माइंड को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ड्रग अच्छा मैसेज भेजेगा और ये फील गुड फैक्टर कराएगा, और इससे पता चलेगा कि भाई ये जो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बॉडी के उस पार्ट में सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि टीथ वगैरह जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, तो उसको एनेस्थीसिया देकर के पहले उस जगह को सुन्न कर दिया जाता है, और ये सुन करने के लिए कुछ मेडिसिन या ड्रग यूज़ की जाती है। तो इनका पर्पस ये होता है कि उस जगह के सेंसेशन को ख़त्म कर दिया जाए, या तो ख़त्म कर दिया जाए और या फिर कम कर दिया जाए, या उसको गुड मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, फील गुड कराया जाए, जिससे कि जो मैसेज है वो माइंड तक बहुत अच्छा जाए। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको भी आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़िएगा। ठीक है,
देख लीजिए एक बार, इसको कॉपी कर लीजिए। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर हमें सिग्नल्स वीक चाहिए बॉडी के, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं रिसेप्टर्स को, उनको कहा जाता है एंटागोनिस्ट। तो हमें वहां पे कोई रिस्पांस चाहिए ही नहीं, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह हो रहा है कहीं पर, तो वहां हमें रिस्पांस चाहिए नहीं, पता ही नहीं चले माइंड को कि वहां कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो उनको कहते हैं एंटागोनिस्ट विच डिस्ट्रॉय रिसेप्टर्स, फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इन मैसेंजर्स की तरह कॉपी करने लग जाते हैं, और ये मैसेंजर्स क्या करते हैं, बैड सिग्नल भेजते हैं, ये ड्रग गुड सिग्नल भेजने लग जाते हैं, कॉम्पीट करने लग जाते हैं, गुड मैसेज। तो ये नॉर्मली कब यूज करते हैं, जब बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा होता है तब करते हैं, गुड मैसेज भेजने लग जाते हैं। इनको कहा जाता है एगोनिस्ट, विच कॉम्पीट और विच क्रिएट और विच मिमिक, ऐसे बोल सकते हैं, विच मिमिक द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, इनको कहा जाता है एगोनिस्ट। नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो अब कुछ ड्रग्स के नाम या मेडिसिन के नाम आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है, और उनके एक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। थेरेप्टिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो सबसे कॉमन परेशानी जो लोगों की है दैट इज द एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाती है स्टमक में और उससे काफ़ी पेनफुल भी हो जाती है कई बार, तो उसको क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंटासिड्स, ठीक है, या एंटी एसिड्स, ठीक है। सो एंटासिड्स क्या होता है, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी बढ़ जाती है उसको क्योर करने के काम में आते हैं। बहुत पहले सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता था, ठीक है, बट इट वाज नॉट सो यूजफुल। ये सिर्फ एसिडिटी को कम कर सकता है, क्योर नहीं कर सकता, ठीक है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत पहले यूज़ किया जाता था, जिससे कि एसिड जो बॉडी में पड़ा हुआ है वो न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट बना ले, ठीक है। बट दिस प्रैक्टिस इज नो लॉन्गर यूज, अब इसका कोई मतलब नहीं है। बट जो इसका कॉज होता है, कॉज क्या होता है एसिडिटी का, कॉज होता है हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स अगर बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, दे सेक्रीट पेप्सिन एंड HCl, और स्टमक में HCl बढ़ जाता है तो फिर एसिडिटी या एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे पहले मेडिसिन काम में आई दैट वाज सिमेंटिडीन, ठीक है। सिमेंटिडीन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इट इज एंटासिड। एक और मेडिसिन है जो काम में आती है रैनिटिडीन, जो आजकल काम में लेने लगे हैं, रैनिटिडीन, नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो एंटासिड। तो स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं NCERT में, लेकिन स्ट्रक्चर हमें पढ़ने नहीं है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है सिमेंटिडीन, रैनिटिडीन, ठीक है, दे आर एंटासिड्स। नोट कर लीजिए इसे। सिमेंटिडीन जो है ये बहुत पहले और बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल ड्रग थी। दिस वाज द फर्स्ट एंटासिड विच वाज, ठीक है, प्रोपोज्ड एंड यूज्ड। और आजकल जो है रैनिटिडीन काम में आता है, याद रखना, सिमेंटिडीन एंड रैनिटिडीन, ठीक है, आर एंटासिड्स, ठीक है, सिमेंटिडीन एंड रैनिटिडीन आर एंटासिड्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन्स क्या होते हैं, हिस्टामिन्स बॉडी के अंदर वैसोलिडेटर का काम करते हैं। बेसिकली दे रिलैक्सेस द मसल्स, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स, फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेसल कंजेशन, ठीक है, और जो सर्दी वगैरह हो जाती है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो एंटीहिस्टामिन क्या होती है, इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। कई बार जैसे क्या होता है, नेजल कंजेशन या कोल्ड या इस तरीके की एक्टिविटी हो जाती है, तो इनको कंट्रोल करने का, ठीक है, काम या भी एंटीहिस्टामिन्स करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन्स
एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, वो हिस्टामिन की इंक्रीज होने से होती है, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग या मेडिसिन काम में ली जाती है दैट इज एंटीहिस्टामिन, ठीक है। सो ब्रोमोफेनिरामिन, ठीक है, ब्रोमोफेनिरामिन और टेरिफिनाडिन, ठीक है। तो कोई डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं कि मुझे ये सारे जो नाम हैं ये अच्छे से आते हो, स्पेलिंग भी आती हो, ठीक है। डॉक्टर्स को भी स्पेलिंग कहाँ आती है, इसीलिए तो वो क्या करते हैं, ऐसे घसीटा मार देते हैं। तो डाइम टैप भी इसे कहते हैं। भाई आप लोगों को तो ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अगर याद नहीं भी रहता तो आपको सही ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, सिल्डेन, ठीक है। तो 2-4 बार देखोगे, इसको लिख लो आप लोग, ब्रोमोफेनिरामिन और टेरिफिनाडिन को सेल्डेन भी कहते हैं और ब्रोमोफेनिरामिन को डाइमटैप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लें, और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा एंटीहिस्टामिन है तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स आर ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं जो बॉडी में एंजाइटी, ठीक है, या डिप्रेशन को कंट्रोल करने के, कम करने के काम में आते हैं, ठीक है। सो दे रिलैक्स, एंजाइटी वगैरह को कम कर देते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, इरिटेशन को कम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो मेडिसिन होते हैं दे आर नॉन एज ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है। तो बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीशन होता है नोराड्रेनालिन। इट इज़ वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट प्लेज ए रोल इन द मूड चेंज। कई बार क्या होता है, बहुत ख़राब फील होती है, थोड़ी बॉडी डाउन हो जाती है, मूड ख़राब हो जाता है, तो इसका जो नोराड्रेनालिन है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कम हो जाता है बॉडी के अंदर, ये कम बनने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन बॉडी के अंदर आ जाता है। तो देर आर वेरियस मेडिसिन विच आर नॉन एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, और ये क्या करते हैं, उन एंजाइम्स को कम करते हैं, ठीक है, और उन एंजाइम को कम करते हैं जिससे कि क्या होगा, इसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और इसका जो प्रोडक्शन है नोराड्रेनालिन का ये बढ़ जाता है, ठीक है, और इससे जो मूड है वो ठीक हो जाता है। देर आर वेरियस ड्रग्स और मेडिसिन विच आर यूज टू डू सो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इप्रोनियाजिड, फेनेल्जीन, ठीक है, नार्डिल भी इसे कहते हैं। और देर आर सम अदर ट्रैंकुलाइजर्स ऑल्सो, क्लोरोडायाजिपोक्साइड, इक्वेनिल, मेप्रोबैमेट, ठीक है, और वेरोनल। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं बारबिट्यूरिक एसिड के, जैसे वेरोनल है, आपको ये एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, और ये आपको याद भी करना पड़ेगा। जो नाम है इनके ड्रग्स के वो आपको याद रखने पड़ेंगे। मुझे याद नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि आपको आगे जा करके डॉक्टर बनना है, मुझे तो बनना नहीं है, ठीक है, मैंने तो आईआईटी कर लिया है, तो मुझे ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ मेडिसिन होते हैं जो एनाल्जेसिक होते हैं, जो बॉडी में पेन किलिंग एक्शन या पेन किलिंग एक्शन करते हैं, या जो पेन होता है बॉडी में उसको कम करते हैं। 2 टाइप के ही होते हैं, एक नॉन नार्कोटिक होते हैं और एक नार्कोटिक होते हैं, ठीक है। तो नॉन नार्कोटिक वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एडिक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत कॉमन नेम है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। सो एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आर नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। और कुछ नार्कोटिक होते हैं जैसे मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, एक्सट्रीम कंडीशन में दिए जाते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, वो अगर लेते हैं तो फिर ये मेडिसिन है, और ज़्यादा अगर लेते हैं तो फिर ये एडिक्टिव है, ठीक है, फिर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया या फंगस अटैक होता है, तो उसको फिर बॉडी के अंदर क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। पहले जो एंटीबायोटिक यूज़ किया था दैट वाज सल्वारसन, जो इसमें आर्सेनिक होता है, लेकिन उसको फिर अजोडाई की तरह आर्सेनिक इसमें प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे नए एंटीबायोटिक्स हैं जो भी काम में लिए जाते हैं, प्रोटोनोसिल, सल्फेनामाइड, अजोडाइज जो होते हैं बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं। तो इनके भी नाम आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो बॉडी के सरफेस पर अप्लाई किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द माइक्रोबियल
एक्शन, ठीक है। बॉडी में अगर मान लीजिए कट या वुंड हो जाता है तो सोफ्रामाइसिन या डेटॉल से उसको साफ किया जाता है, टिंचर आयोडीन लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ फंगस या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। लेकिन जो सरफेस है, जो आसपास का एरिया है, ठीक है, उसको क्लीन रखने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट्स। जैसे फिनाइल का पोछा लगाया जाता है। अब कहीं पर अगर मान लीजिए कट या वुंड हुआ तो कोई फिनाइल थोड़ी ना बॉडी पर लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। सो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, दे आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज सच एज वुंड्स, कट, अल्सर एंड डिजीज्ड स्किन सरफेसेस। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन। और एक बात जरूर याद रखना, डेटॉल इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन एंटीसेप्टिक, और ये क्लोरोक्सीनॉल और टर्पिनियोल से बनता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है टिंचर आयोडीन। आयोडीन 2-3% अल्कोहल और वाटर के साथ यूज करते हैं, तो दैट इज नॉन एज टिंचर आयोडीन। और आयोडोफॉर्म हमने पढ़ा था, येलो आयोडोफॉर्म हैलोफॉर्म रिएक्शन में, दैट इज ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट भी कई तरीके के होते हैं, जैसे पूल वगैरह में जाते हैं हम लोग तो क्लोरीन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ऑल्सो फिनाइल इज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एक दो नाम इसमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग के भी दिए हुए हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, आप जानते ही हो, तो उनके नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसमें, आप लोगों को मैं इसको कुछ समझा नहीं सकता हूँ। ये ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, जो काम में लिए जाते हैं, इनके कई सारे एक्शंस हैं, जैसे मैंने बताया आपको, एंटी फर्टिलिटी, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, दे आर नॉन एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामिन, ठीक है, एंटासिड्स, ये सारे नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो केमिकल्स हैं फूड में जो यूज करते हैं, केमिकल्स यूज्ड इन फूड, तो फूड में काम क्या है बताओ, केमिकल्स इन फूड। फूड में एक तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाना, विटामिन्स का कंटेंट बढ़ाना, ठीक है, प्रोटीन्स का कंटेंट बढ़ाना, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी हम यूज करते हैं, दैट इज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी में प्रेजेंट रेडिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। दूसरा प्रिजर्वेटिव, जैसे सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं, दैट इज ए वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। जो हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, चिप्स वगैरह, काफ़ी लंबे टाइम तक वो पैक्ड रहता है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज ए प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा फूड में कुछ कलरिंग एजेंट भी यूज़ होते हैं, इमल्सीफायर, फैट, थोड़ा सा एस्थेटिक अपील बढ़े, ठीक है, अच्छा लगे खाने में, कलर आ जाए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दे आर द वेरियस केमिकल्स विच आर यूज्ड इन फूड। और कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, इनमें से आपको नाम याद रखने हैं, अस्पार्टामे, सैकरीन, सुक्रालोज, एलिटामे। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, अस्पार्टामे, सैकरीन, सुक्रालोज, एलिटामे, ठीक है, ये याद रखना है। और फूड प्रिजर्वेटिव मैंने बताया, सोडियम बेंजोएट नाम आपको याद रखना है। फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड due to microbial growth. The most common used preservative including table salt, sugar, vegetable oil and sodium benzoate. Vegetable oil is used in limited quantity as it and is metabolized in the body. Salts of sorbic acid and propanoic acid are also used as preservatives. ठीक है। इसके बाद लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स क्या होते हैं, बॉडी के लिए क्लीनिंग एक्शन के लिए काम में आते हैं, और डिटर्जेंट्स जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, इनके लिए काम में आते हैं। तो ये बनते किससे हैं, जो एस्टर्स होते हैं, इनकी NaOH से रिएक्शन कराने पर सोडियम सॉल्ट्स बनते हैं और इनको सोप कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें दो एंड्स होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफोबिक एंड, जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक, और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक। तो जो आयनिक पार्ट है वो तो इससे क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट से, और जो आयंस नहीं है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो जब हम नॉर्मल वाटर से हैंड वॉश करते हैं या बॉडी वॉश करते हैं,
तो वो पार्टिकल्स जो आयंस के फॉर्म में होते हैं वो तो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो ऑयल वगैरह हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो डिजॉल्व नहीं हो पाते। इसीलिए हमें सोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सोप क्या करते हैं, उन मतलब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो अल्काइल पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, उनको सोप डिजॉल्व कर लेता है और बॉडी में क्लीनिंग एक्शन में सपोर्ट करता है। ठीक है, सो मोरलेस दिस चैप्टर इज टू बी बाय हार्टेड फ्रॉम NCERT। और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो समझाने वाली चीज़ें थी मैंने बता दिया, थोड़ा सा मैं स्किप भी कर गया, जिसमें मैं आप लोगों को जो नाम है एंटासिड वगैरह के मैंने कुछ तो बताए, कुछ आपको इससे पढ़ने हैं। मैंने आपको समझा तो दिया है एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं, ठीक है, और ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है, और एंटासिड्स क्या होते हैं, इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक यू वेरी मच।